सिमट के चद्दरों से ढके 2 कमरे, कमरों के बाहर बरामदा जिसमें कुछ 5-7 जने बैठ सकें इतनी जगह, किनारे रखा मिट्टी का चूल्हा, उसके पास पड़ी गीली लकड़ियां, बाहर की ओर बरसता पानी जो कि कमरे और बरामदे में से कहीं कहीं से टपक रहा था। कमरे में पड़े पलंग पर गोविंद सोया हुआ था। बाहर बरामदे में भोला बेसुध होकर पड़ा था और चूल्हे के पास बैठी काजल यही सोच रही थी कि इस बारिश में चूल्हा कैसे जलाया जाए। बैठी बैठी काजल अतीत के ख्यालों में खो गई। जीवन के 40 बरस बीत चुके हैं। जीवन के शुरुआत से लेकर आज तक उसकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। वही गरीबी और भूख जो पूरे जीवन भर सही। आज भी 2 वक्त की रोटी तब ही मिल पाती थी जब पूरा दिन काम करती, और जिस दिन काम पर नहीं गई उसी दिन भूखे सोने की नौबत आ जाती। रोज कुआं खोदकर पानी निकालने वाली स्थिति थी। काजल का बचपन वैसा ही रहा जैसा एक गरीब देहाती का होता है, या यूं कह सकते हैं उसकी स्थिति उससे भी बुरी थी। कुल 4 भाई बहनों में काजल और सुगना जुड़वा थी। बाकी भाई बहनों में सबसे छोटी थी दोनों। जब काजल का जन्म हुआ था तब उसके परिवार में इतनी गरीबी नहीं थी। काजल के पिताजी सेठ की गायें चराते थे, साथ ही अलग अलग तरह के काम करते रहते थे और पैसे जोड़ते रहते थे। उन्होंने संपत्ति के रूप में 2 गायें, 4 बकरियां और 1 भैंस बना ली थी, जिससे उनके परिवार का लालन पालन ठीक तरह से चल रहा था। काजल कुछ 6 माह की रही होगी, तब एक दिन चरते चरते सेठ की गायें आपस में लड़ पड़ी। काजल के पिताजी उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगे, पर उन्हें सींगों से उठाकर फेंक दिया गया। नियति का खेल था कि उनकी सांसें वहीं निकल गई। पत्नी भरी जवानी में विधवा और बच्चे जिन्होंने अभी पालने से बाहर कदम नहीं रखा था, अनाथ हो गए। काजल से कुछ 4 साल बड़ी बहन कमला और 2 साल बड़ा भाई भंवर कमला का ब्याह पिताजी ने पहले ही करवा दिया था। काजल अक्सर माँ से सुना करती थी कि थाली में बिठाकर फेरे करवाए गए थे। पिताजी की मौत के गम में डूबे परिवार को मृत्यु भोज भी करना था। पिताजी की गई सारी बचत उसी में पूरी हो गई। माँ इस स्थिति में नहीं थी कि कोई काम कर सके। इतनी छोटी बच्चियों को ना तो अकेला घर छोड़ा जा सकता था और ना ही कहीं काम पर साथ ले जाया जा सकता था। अब घर में अनाज खत्म होने लगा था। भैंस बेच दी गई। कुछ दिन और निकले, तब तक काजल और सुगना कुछ कुछ बैठने लगी थी। माँ अब सेठ के खेत पर काम करने जाने लगी, लेकिन मेहनताना इतना कहाँ मिल पाता था कि अच्छे से गुजर बसर हो सके। उसी साल सूखा पड़ गया। दोनों गायें मर गई और बकरियों को जंगली सुअरों ने अपना शिकार बना लिया। स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। कमला के ससुराल वाले भले लोग थे। अपनी समधन की ऐसी हालत देख कमला को अपने साथ लेकर चले गए। 6 साल की कमला ससुराल ही रहने लगी। भंवर को ननिहाल भेज दिया गया। स्थिति वहाँ भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन यहाँ से कुछ बेहतर थी। सूखे के दिन अकाल पड़ा हुआ था। अनाज तो दूर, लोग पानी के लिए तरसते तरसते मरने लगे। गांव में काम मिलना मुश्किल हो चला था। इसीलिए माँ काजल और सुगना को लेकर काम की तलाश में निकली। खदान पर उसे काम मिल गया। वो पूरा दिन पत्थर तोड़ा करती, अपना पेट काट कर पैसे बचाती ताकि वापस जाने पर अपने बच्चों को परवरिश अच्छे से कर सके। अगले 3 सालों तक सूखे के हालात नहीं सुधरे, तब तक वो वहीं काम करती रही। जब कुछ हालात ठीक होने लगे तो वो वापस गांव लौटी, लेकिन उनके साथ सब ठीक होने का समय अभी नहीं आया था। तभी काजल और सुगना दोनों सूखे के बाद फैली महामारी की चपेट में आ गई। जितनी बचत थी सब धीरे धीरे खत्म होती गई, पर दोनों ठीक नहीं हुई। नीम हकीम, दवा दारू, झाड़ फूक, टोना टोटका सब कुछ करके देख लिया, पर किसी का कोई असर नहीं हुआ। सुगना को महामारी निगल गई, लेकिन काजल बच गई। अब एक बार फिर गांव में रहकर गुजर बसर के लिए दर दर भटकना पड़ता था। इसी तरह काजल का बचपन गुजर गया और वो किशोरी बनने लगी। 14 साल की काजल माँ के साथ साथ काम पर जाती और काम करती थी। उसी साल उनके गांव में हुए एक मौसर में काजल के लिए रिश्ता आया। सब देखा भाला लगा तो माँ भी ब्याह के लिए राजी हो गई और आखा तीज पर काजल के हाथ पीले हो गए। अबूझ सावे काजल का पति भोला एक फैक्ट्री में काम करता था। कमाई भी ठीक ठाक थी, हो जाया करती थी। काजल ससुराल में रमने लग गई। 16-17 बरस की उम्र में आते आते उसने गोविंद को जन्म दिया।
कच्ची उम्र में बच्चे को जन्म देने से काजल का शरीर कमज़ोर पड़ गया। साल बीतते गए और काजल भोला के साथ शहर आ गई। दोनों के जीवन का सावन चल रहा था। मधुर और मन भावन सा उनका रिश्ता बन चुका था। काजल फिर कभी माँ नहीं बनी। गोविंद अपनी इकलौती संतान रहा। देखते देखते गोविंद भी 10 साल का हो गया और स्थितियाँ फिर बिगड़ने लगी। काजल और भोला गोविंद को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उसकी स्कूल की फीस के लिए भी वो जी तोड़ मेहनत करते थे। धीरे धीरे भोला गलत संगत में पड़ने लग गया। शराबी दोस्तों के बीच उठने बैठने लगा और शराब का आदी होने लग गया। अब घर में पैसे बचना बंद हो गए। काजल के लाख समझाने पर भी भोला नहीं संभला और अब वो काजल के साथ मारपीट पर उतर आता। भोला दिन रात शराब के नशे में धुत रहने लगा। काजल की कमाई से गोविंद के स्कूल की फीस भी पूरी नहीं होती थी, ना घर खर्च चलता था। गोविंद को अब सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। गोविंद माँ का लाडला था, लेकिन काजल के नहीं होने पर भोला उससे शराब मंगवाया करता था। स्थिति बिगड़ती गई। अब गोविंद भी ऐसे ही लड़कों की संगत में आने लगा था, जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। जैसे तैसे गिरते पड़ते गोविंद ने 8वीं पास की और आगे पढ़ाई से अपने हाथ खड़े कर दिए। काजल ने कितना समझाया, प्यार से, डांट से, लेकिन गोविंद ने उसकी एक ना सुनी। आइसक्रीम की लारी पर जाने वाले लड़कों के साथ एक दिन गोविंद भी बिना बताए घर से निकल गया। अब काजल की हिम्मत जवाब देने लगी थी। भोला को शराब नहीं मिलती तो वह जानवर बन जाता था। कितनी बार मार खाकर बेसुध होकर गिर जाती थी काजल। अब जैसे जैसे साल बीत रहे थे, भोला बीमार रहने लगा। उसे अस्पताल दिखाया तो पता चला कि उसकी किडनियां खराब होने लगी हैं। फिर भी उसने शराब को नहीं छोड़ा। अब हाल ये हो चुका है कि भोला बस एक ही धुन में रहता। शराब ही उसके लिए सब कुछ हो चुकी थी। खोई हुई काजल पर पानी के छींटे आ गिरे और वो अतीत से वर्तमान में लौट आई। आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ऐसे में गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाना लगभग नामुमकिन था। काजल ने स्टोव निकाला और उसे चलाने लगी। स्टोव में तेल खत्म हो चुका था, वो भी कैसे जलता। काजल को अपनी कोई चिंता नहीं थी। वो बस यही चाहती थी कि उसका बच्चा भूखा नहीं रहे। बच्चे भले ही बड़े हो जाते हैं और ये समझने लगते हैं कि वो खुद का ख्याल रख सकते हैं, फिर भी रहते तो माँ के लिए बच्चे ही हैं। माँ की ममता बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देती है और उन्हें सही रास्ता दिखा सीने से लगा लेती है। बारिश में ही टूटा हुआ छाता और एक प्लास्टिक की बोतल लेकर काजल राशन की दुकान के लिए निकल पड़ी। काजल दुकान पर केरोसिन लेने गई थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो जानती थी कि बनिया उससे इस तरह उधार देने की एवज में अपना काम निकलवाया करता था, पर गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। जो भी करना चाहते हो वो सबसे गरीबी करवा देती है। कुछ नहीं, काजल बनिए से केरोसिन ले आई। बनिए ने उसके खाते में पैसे लिखे, कुछ देर उसे घूरता रहा और भेज दिया। काजल वापस घर आई तब तक पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसकी ओढ़नी से पानी टपकने लगा था। काजल ने घर आकर ओढ़नी को निचोड़ा, उसे हवा में झटक कर फिर ओढ़ लिया और खाना बनाने में लग गई। काजल ने खाना बनाया, गोविंद और भोला ने खाना खाया और दोनों बाहर चले गए। अब बारिश भी रुक चुकी थी। काजल ने अपनी थाली में रोटी ली। सिर्फ एक ही रोटी बची थी और इतना आटा भी नहीं था कि और बनाई जा सके। अनायास ही काजल की पलकें भारी हो गई और आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। काजल ने उन आंसुओं को पोंछा और खाना खाकर अपने काम के लिए निकल गई। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद काजल को 200 रुपये मिले, जिनसे वापस घर आते हुए काजल आटा दाल खरीद लाई। घर आकर काजल ने देखा घर में भोला के साथ एक आदमी और बैठा हुआ था। काजल को ये समझ नहीं आता था कि ऐसे ठाली आदमी को कोई कैसे मुफ्त में शराब पिला देता है। काजल को उनके मुंह लगना ठीक नहीं समझा। वो चुपचाप घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद वो आदमी भोला के साथ शराब पी रहा था। वो चला गया और भोला काजल के पास आकर बैठ गया। भोला काजल से पैसे मांगने लगा। काजल ने मना कर दिया, पैसे नहीं हैं उसके पास। इतने में भोला ने काजल को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बेचारी काजल पूरे दिन की मेहनत से जो पैसे कमाए थे उनसे राशन का सामान ले आई थी।
उसके पास भोला की शराब के लिए पैसे कहाँ से आते, पर भोला को कुछ नहीं सूझ रहा था सिवाय शराब के। उसने चूल्हे के पास पड़ी लकड़ी को उठाया और काजल को मारने के लिए आया। इस पर काजल ने भोला को धक्का दिया और गुस्साए भोला ने काजल को मार मार कर बेहाल कर दिया। भोला को शराब के लिए पैसे नहीं मिले तो उसने काजल का लाया राशन और केरोसिन की बोतल लेकर निकल गया। नुक्कड़ की किराने की दुकान पर उसने सामान को बेच दिया और मिले पैसों की शराब पीने ठेके की ओर चल दिया। काजल ने खुद को संभाला और बड़ी मुश्किल से चूल्हे को जलाया। लकड़ियाँ गीली थी, बार बार धुआं काजल की आंखों में जा रहा था, जिससे उसकी आंखें जल रही थी। काजल ने रोटी तो बना ली, पर सब्जी के लिए उसके पास कुछ न था। टोकरी में पड़ी सूखी मिर्च उसे दिख गई। उसने मिर्च को सिलबट्टे पर बट दिया और गोविंद का इंतज़ार करने लग गई। काजल गोविंद का इंतज़ार करते हुए एक बार फिर से अतीत में खो गई। गोविंद आइसक्रीम की लारी पर जिस सेठ के पास था, उसके घर में एक दिन चोरी हो गई। चोरी करने वाले भी गोविंद के साथ वाले लड़के ही थे। सेठ को उन पर शक हुआ तो उसने सबको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा और अंत में लड़कों ने कबूल कर लिया कि चोरी उन्होंने ही की है। सेठ ने उन लोगों को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। गोविंद अब घर आना चाहता था, लेकिन न तो उसके पास वापसी का किराया था और न ही कोई साधन। गोविंद ट्रक वालों के साथ लग गया और देर सवेर घर पहुंचा। गोविंद के लौटने के बाद से ही वो कुछ बीमार सा रहने लगा। काजल उसका ध्यान रखने लगी, उसे भोमियो बाबा के पास लेकर गई। गोविंद के जीवन के बस 17 बसंत निकले थे, लेकिन अब काजल को उसके ब्याह की चिंता होने लगी थी। बिना लड़की दिए खुली लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल था और काजल के पास कोई लड़की नहीं थी आंटा सांटा करने के लिए। आंटा सांटा भी एक तरह की प्रथा है जो आज भी राजस्थान के गांव में जिंदा है। इसमें एक ही घर से 2 शादियां की जाती हैं, जैसे भाई और बहन की शादी अगले घर के भाई और बहन से। इस प्रथा का मुख्य कारण लिंगानुपात में कमी है। लड़कियों की कमी के कारण ही इस तरह की प्रथा जन्म लेती है। काजल ने कई जगह लड़कियां देखी, पर सब लड़की मांगते और काजल निराश हो जाती। आखिर उसे एक लड़की पसंद आई। लड़की का नाम मीना था, सुंदर सी 14-15 साल की लड़की, जिसने अभी अभी यौवन में पैर रखा था। काजल के बेटी नहीं थी कोई, मगर वो ये रिश्ता खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने पूरे 50,000 रुपये लड़की वालों को देने की बात की। लड़की वाले मान गए और मीना का रिश्ता गोविंद से तय हो गया। देखते देखते कुछ महीनों में मीना के हाथ पीले कर दिए गए और मीना काजल के घर की लक्ष्मी के रूप में उसके घर आ गई। काजल के पास पैसे नहीं थे, न ब्याह के लिए न ही गोविंद के ससुराल वालों को देने के लिए। उसने एक साहूकार से पैसे उधार लिए। कुछ ही दिनों में मीना भी ससुराल के रंग में रंग गई। सब हंसी खुशी रहने लगे। ऐसा लग रहा था काजल के जीवन में बसंत लौट आया हो। पर क्या ये सच था या सिर्फ मर्गमरीचिका? अब तक आपने पढ़ा कि काजल अतीत में खोई हुई थी, तभी गोविंद आता है और काजल को अतीत से वर्तमान में ले आता है। अब आगे काजोल ने गोविंद के लिए खाना लगाया और खुद उसे खिलाकर खाना खाने बैठ गई। काजल ने एक निवाला तोड़ा ही था कि भोला लड़खड़ाते हुए घर की दहलीज पर आ गया। काजल ने खाने को वहीं छोड़ भोला को संभाला और उसे सहारा देती हुई बरामदे में पड़ी चरपाई पर बैठा दिया। जैसे ही भोला चरपाई तक पहुंचा, उसने काजल को धक्का दिया। काजल अचानक लगे धक्के से नीचे गिर गई और उसके सिर पर चोट लग गई। काजल के माथे से बहते हुए खून को देखकर गोविंद बौखला गया और भोला को मारने के लिए लपका। काजल दौड़कर दोनों के बीच आ गई और गोविंद को समझा बुझाकर शांत किया। गुस्से में गोविंद काजल का हाथ झटक कर बाहर निकल गया। काजल पीछे से उसे आवाज़ लगाती रही, पर वो अनसुना करके चला गया। गोविंद के जाने के बाद काजल ने भोला के लिए खाना लगाया और भोला के पास आकर उसे खाना खाने के लिए कहने लगी। भोला को इस वक्त रोटी की नहीं, हविस की भूख जगी हुई थी। उसने काजल का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। फिर काफ़ी देर तक काजल के जिस्म से खेलने के बाद भोला वहीं सो गया। काजल ने अपना हुलिया ठीक किया और सामानों को समेटा। तब तक गोविंद भी लौट आया।
गोविंद के सोने के बाद काजल भी ज़मीन पर बिछौना बिछाकर लेट गई। लेटी हुई काजल का पूरा बदन दर्द कर रहा था। उसका हर दिन ऐसे ही निकलता था। शराब के नशे में भोला काजल के साथ जानवरों जैसा सलूक करता और बेचारी काजल सब कुछ चुपचाप सहती रहती। ऐसा नहीं था कि काजल ने कभी भोला को रोका नहीं या उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। पर वो कहते हैं ना कि रीति मरोड़ने होवे, मतलब जब तक आपके पीछे सपोर्ट नहीं हो आप अपना सिक्का नहीं चला सकते हैं। वहीं काजल के साथ भी था। पापा थे नहीं और माँ की स्थिति कभी इतनी अच्छी नहीं रही कि वो अपनी ब्याहता बेटी को मायके में रख सके। काजल लेटी हुई उन दिनों को याद करने लगी जब गोविंद की नई नई शादी हुई थी। गोविंद और मीना हंसी खुशी जीवन के लिए पड़ाव में चढ़ चुके थे। काजल की कोई बेटी नहीं थी जिसकी कमी हमेशा खलती रहती थी। फिर वो ये सोचकर मन को समझा लेती थी कि अच्छा हुआ बेटी नहीं है, वरना उसे भी ऐसे ही किसी नरक में रात दिन जलना पड़ता। काजल ने मीना को अपनी बेटी से कम नहीं माना। काजल मीना के खूब लाड लड़ाती। खुद के लिए काजल ने शायद ही कुछ खरीदा हो, पर मीना की हर फरमाइश पूरी करती थी। काजल के लिए गोविंद और मीना में कोई फर्क था ही नहीं। मीना भी काजल की उम्मीदों पर खरी उतर रही थी। घर को जोड़ने का हुनर उसने अपनी कच्ची उम्र में ही सीख लिया था। मीना और गोविंद के सामने भोला शराब कम ही पीता था और काजल के साथ मारपीट भी नहीं करता था। लेकिन जैसे एक बार नशे की आदत लग जाए वो आसानी से उसे नहीं छोड़ता है, वही भोला के साथ हुआ। मीना और गोविंद मीना के मायके गए और भोला शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा। उस दिन भोला पूरा जानवर बन गया था। काजल ने भोला का ऐसा रूप पहली बार देखा था। काजल भोला के इस रूप को देखकर डर गई। दिन बीतते गए और धीरे धीरे भोला मीना और गोविंद के सामने भी मारपीट करने लगा। शराब के नशे में उसे कोई होश नहीं रहता था कि वो क्या कर रहा है। एक दिन गोविंद काजल के बचाव में आया और दोनों बाप बेटे में हाथापाई हो गई, जिसे देखकर मीना डर गई और अपने मायके चली गई। उसके बाद मीना कभी लौटकर नहीं आई और न ही भोला गोविंद के सामने काजल पर हाथ उठाता। दिन बीतते गए, महीनों निकल गए, न भोला ने शराब को छोड़ा और न ही काजल को परेशान करना। समाज के लोगों की समझाइश पर एक बार फिर मीना के परिवार ने मीना को ससुराल भेज दिया। इस बार से मीना पहले से बहुत बदल सी गई थी। उसके दिमाग में बस एक ही धुन थी, वो बस गोविंद के साथ अलग रहना चाहती थी। मीना को मौका भी मिल गया। जब भोला शराब पीकर घर आया तो मीना ने खूब तमाशा किया और गोविंद को अपनी बातों में लाकर अलग हो गए। गोविंद और मीना ने अलग जगह मकान किराए पर लिया और काजल और भोला से दूर रहने लग गए। गोविंद का मन फिर भी माँ के आंगन में ही छूट गया था। उसे दिन रात बस यही चिंता रहने लगी कि कहीं भोला काजल के साथ फिर से मारपीट न शुरू कर दे। देखते ही देखते दिन निकलने लगे और मीना उम्मीद से हो गई। काजल चाहती थी कि मीना का पूरा ख्याल वो खुद ही रखे, लेकिन भोला की हरकतों के चलते मीना काजल के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। मीना के पीहर वाले उसे उसके साथ ले गए और गोविंद फिर से काजल के पास आकर रहने लग गया। इस बार गोविंद और काजल ने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे भी करके अगर भोला शराब छोड़ दे तो सारा फसाद ही खत्म हो जाएगा। उनकी इस सोच को पंख नशा मुक्ति केंद्र पर मिल गई। वहाँ से उन्हें कुछ दवाइयाँ मिली जो कि भोला को खाने में देने से वो शराब से दूर रहेगा। काजल ने ऐसा ही किया। 2-3 दिन तक दवा के असर से भोला जैसे ही शराब पीता उसे उल्टियाँ होने लगती। 2 दिनों में ही भोला सब समझ गया और जब तीसरे दिन काजल ने उसके लिए खाना लगाया तो थाली को काजल के ऊपर फेंक दिया। इस बार काजल के साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की, इतनी कि काजल अधमरी हालत में बेहोश हो गई। गोविंद उसे अस्पताल लेकर गया। दवा और मरहम पट्टी के बाद काजल की हालत में सुधार हुआ। काजल लेटी हुई थी। भोला के खांसने से वो फिर से वर्तमान में लौट आई। उस दिन से आज तक हालत नहीं बदले। मीना को अभी बच्चा हुआ नहीं था, लेकिन भोला की शराब ने मीना के वापस आने की आस को भी तोड़कर रख दिया था। काजल सुबह उठकर अपने सारे घर के काम निपटाने लगी। खाना बनाकर अपने लिए डिब्बा भरकर काजल मजदूरी के लिए निकल गई। कुछ नहीं बदला था,
ने काजल के जीवन में घुला दुख, और ने ही भोला और उसका स्वभाव। आज काजल के जीवन का नया अध्याय उसका इंतजार कर रहा था। जिस इमारत में ईंट पत्थर उठाने का काम काजल इतने दिनों से कर रही थी, उसी इमारत में आज से नारी निकेतन खुल रहा था। काजल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वहाँ क्या बनेगा। उसे बस यही चिंता लगी हुई थी कि कल से उसे नई जगह काम तलाश करना पड़ेगा। नारी निकेतन के उद्घाटन के साथ ही महिलाओं में साड़ियाँ और कंबल वितरित होने लगे। काजल भी वहीं कतार में खड़ी रही। इसे काजल की हिम्मत कहें या उसकी बदहाल स्थिति कि वहाँ मौजूद नारी निकेतन की प्रभारी डॉक्टर परमिला जी की नज़रें सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी। उद्घाटन समारोह के बाद परमिला जी ने काजल को अपने पास बुलाया। काजल को लगा उससे कोई गलती हुई है। वो डरी सहमी सी चुपचाप परमिला जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। परमिला जी ने काजल के डर को भांप लिया और उससे बात करके सहज महसूस करवाने लगी। परमिला जी को नारी निकेतन में सफाई के लिए एक सहायिका की ज़रूरत थी। वो चाहती थी कि ये काम किसी ज़रूरतमंद को मिले, जिससे दोनों का फ़ायदा हो सके। काजल परमिला जी के प्रस्ताव को ना नहीं कर पाई और वापस घर की ओर चल पड़ी। घर लौटते हुए काजल की आंखों में एक चमक थी जो शायद ही कभी दिखी हो। काजल अपने नए काम से बहुत खुश थी। काजल यही सोच रही थी कि अब वो मीना को भी समझा बुझाकर वापस ले आएगी। उसे मिलने वाले पैसों से पूरे परिवार का खर्च निकल जाया करेगा। इन्हीं सब ख्यालों में डूबी हुई काजल सड़क पार कर रही थी। पीछे से आते हुए ट्रक को काजल ने देखा नहीं और ट्रक की गति इतनी तेज थी कि वो ट्रक को रोक पाता इससे पहले ही काजल ट्रक से टकराकर सड़क की दूसरी ओर जा गिरी। काजल के सिर से खून बहने लग गया। कई लोग आसपास जमा हो गए। हर कोई इस हादसे की वजह काजल की लापरवाही बता रहा था, लेकिन किसी ने भी एम्बुलेंस को नहीं बुलाया। लोग खड़े खड़े यही बातें बना रहे थे कि देहाती लोग जानबूझकर गाड़ियों के सामने आते हैं, जिससे उनके साथ वाले लोगों से पैसे ऐंठते हैं। ऐसे लोगों का कोई ईमान नहीं होता। तभी वहाँ एक महानुभाव आए और उन्होंने काजल को अपनी गाड़ी में डालकर शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। काजल को पूरे 3 दिन बाद होश आया। जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने गोविंद, मीना और भोला तीनों बैठे हुए थे। काजल धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद मीना को एक बेटी हुई। पूरा परिवार हंसी खुशी गुजर बसर कर रहा था। ऐसा नहीं था कि भोला ने शराब छोड़ दी और न ही भोला और गोविंद के बीच का मनमुटाव खत्म हुआ था। बस काजल के बीमार हो जाने से सब उसके सामने सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि असलियत में था नहीं। धीरे धीरे काजल की हालत सुधरने लगी और एक दिन भोला फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया। गोविंद अपने काम पर गया हुआ था। काजल और मीना दोनों ही थी घर पर। भोला को शराब के लिए पैसे चाहिए थे। भोला फिर हैवानियत पर उतर आया। उसने काजल की दवाइयाँ बाहर फेंक दी। काजल को भी मार पीट कर घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। डरी सहमी मीना घर के एक कोने में खड़ी खड़ी सब देखती रही। काजल को घर से निकालने के बाद मोहल्ले के लोग जमा हो गए। काजल ने खुद को संभाला और वहाँ से चल पड़ी। काजल आज टूट चुकी थी। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। जिस पति के लिए वो सारी उम्र सहती रही और बदले में उसे ये सिला मिला, जिस घर को अपने खून पसीने से सींचा, उसी घर से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। काजल के मन में अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। जिए भी तो किसके लिए, क्या करे जी कर भी। ऐसे ही हताशा भरे विचार मन में लिए काजल रेलवे ट्रैक पर चली गई। आज पूरा दिन व्यर्थ लग रहा था। उसे अब जीने की कोई आस नहीं बची थी। काजल अपनी ज़िंदगी के किस्से को यहीं ख़त्म कर चुकी होती। अगर वक्त रहते परमिला जी ने उसका हाथ ने पकड़ा होता। परमिला जी काजल को अपने साथ नारी निकेतन में लेकर आ गई और काजल के घाव पर मरहम पट्टी करते हुए उसकी आप बीती सुनने लगी। परमिला जी ने काजल को वहीं अपने साथ ही रखा। उसके लिए खाने, रहने, पहनने, ओढ़ने की व्यवस्था कर दी। कुछ दिन तक काजल के मन में एक उम्मीद थी कि गोविंद उसे ढूंढते हुए ज़रूर आएगा। लेकिन एक दिन काजल नारी निकेतन के बाहर खड़ी थी। तभी गोविंद और मीना उसके पास से गुजरे, लेकिन उन्होंने पलटकर तक नहीं देखा। काजल से रहा नहीं गया तो वो गोविंद के पीछे पीछे गई
और उसे आवाज़ लगाने लगी। तो बदले में गोविंद ने उससे पूछा कि वो कौन है, और ये भी कहा कि उसकी माँ तो रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर मर चुकी है। यह सब सुनने के बाद काजल के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। काजल ने खुद को संभाला और एक बार फिर घर की ओर गई। अब भोला वहाँ नहीं रहता था। भोला नाता करके दूसरी पत्नी ले आया था। गोविंद और मीना अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी जी रहे थे। काजल वहाँ से दबे पांव नारी निकेतन लौट आई और यही सोचती रही कि उससे अपने पति के प्रति समर्थन में कहाँ कमी रही। बेटे के लिए ऐसा क्या नहीं किया जो वो अपनी माँ को भी नहीं पहचान पाया। अगली सुबह काजल के कमरे में कोई चहल पहल नहीं हुई। धीरे धीरे पूरा नारी निकेतन काजल के कमरे के बाहर जमा हो गया। सब ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा। फिर अंदर देखा तो काजल बेसुध सी पड़ी हुई थी। परमीला जी अब काजल के पास गई तो उन्हें पता चला कि काजल की सांसें थम चुकी हैं। काजल के आसपास न तो कोई नशीला पदार्थ था और न ही कोई फंदा जिसे गले में बांधा हो। काजल की मौत का एक राज ही बनकर रह गई। एक सदमे ने काजल की जान ले ली। काफ़ी महीने तक परमीला जी काजल की मौत से उबर नहीं पाई। फिर उन्होंने काजल जैसी और ज़रूरतमंदों को खोजना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में काफ़ी देहाती महिलाएं उनके आसपास मदद के लिए आने लगी और परमीला जी उनकी हर मुमकिन मदद करने लगी। एक देहातन के चले जाने से उसके परिवार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसी देहातन ने जाते जाते परमीला जी की समाज सुधार की एक दिशा दे गई। परमीला जी ने अपने नारी निकेतन का नाम काजल के नाम पर रख दिया। कई सालों बाद एक 15-16 साल की लड़की काजल नारी निकेतन में काजल को ढूंढ रही थी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।